और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिस पर ऐसा हंगामा हुआ कि पूरे देश में चर्चा हो रही। भरत ब्राह्मण इसलिए एनकाउंटर, अब सवाल यह हो रहा है, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया बिहार पुलिस ने। एनकाउंटर के बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ, प्रदर्शन हुए, सड़कों पर लोग उतरे भरत तिवारी के लिए कि भरत तिवारी को पुलिस ने जानबूझकर फेक एनकाउंटर में मारा है। और आपको बताऊं, भरत तिवारी के लिए आज महापंचायत बुलाई गई। हजारों लोगों की भीड़ इस महापंचायत में थी, कदम रखने की जगह नहीं थी वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है। आवाज में इतनी गूंज होनी चाहिए कि यहाँ से पानी अमर रहे, सही भक्ति वाली अमर रहे। तुम्हारी आवाज में इतनी गूंज होनी चाहिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे एसडीएम कार्यालय है, उसके कार में आवाज पूछे कि मैदान में जितने खड़े हैं सारे भक्ति वाले किस किस को गोली मारेंगे वो। जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की, तिवारी भाई, तिवारी भाई। यही बातों से आप उनको, जो पुलिसकर्मी है उसको हत्या का चार्ज लगा करके उनको फांसी की सजा, उनका परिवार भूख के, जैसे आज उनका पिताजी माताजी रो रही है, पूरा गांव सुनसान है, आज पूरा बिहार एकदम आंसू मतलब बिलक रहा है, रो रहा है कि बिहार का बेटा, बिहार का भारत का बेटा, बिहार का नहीं भारत का बेटा। बिल्कुल प्लांटेड था और गलत था। और हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को बिना उच्च अधिकारी के आदेश का कोई भी पुलिस का पदाधिकारी या सिपाही किसी को सूट नहीं कर सकता। प्रशासन अधिकारी लोग उनका मांग या अधिकार जो गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए मांग करते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनका मांग नहीं पूरा हुआ, तब इन हथियार उठाए। हथियार उठाने पर भी सरकार ही मजबूर किया है, सरकार का सिस्टम मजबूर किया। ठीक है, अब सुन रहे हैं कि लोग तिवारी के साथ खड़े, भरत तिवारी के साथ। ये देखिए, प्रशांत किशोर पहुंच गए उस महापंचायत में, पीके की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर बस पूरे मामले पर पुलिस और सरकार घिरते नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम जो नेता है राजनीतिक दल के वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंचे हैं और उनके साथ जन स्वराज के कई सारे नेता यहाँ पहुंचे। इस पूरे मामले पर और अकेले प्रशांत किशोर नहीं, सोचिए ये प्रदर्शन सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा था, भरत तिवारी के लिए देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली आइए जरा, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर थे, भरत भूषण को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में, खुद बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए। देखिए, बिहार के बक्सर में प्रदर्शन हुआ, देवरिया में यूपी के प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हुए। सरकार मुर्दाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, काउंटर नहीं हत्या है, प्रशासन मुर्दाबाद, में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पूरे बिहार की पहचान होनी चाहिए कि हर इस तरह से कानून से इतर घटना के खिलाफ हम एकजुट हों। भरत ब्राह्मण था, क्या इसलिए मारा गया? सरनेम तिवारी था, क्या इसलिए पुलिस ने गोली मारी? इन सवालों के साथ बिहार में हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया है। भरत एनकाउंटर अब अगला बनाम पिछड़ा की सियासी जंग का मैदान बनता जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे।
अगड़ा समाज के लोग और नेता एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हैं तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की पुलिस बैकफुट पर है। अपने ही पुलिस कर्मियों पर धड़ाधड़ गाज गिर रही है। सवाल ये है कि भारत पुलिस पर पिस्तौल तान कर गोली चला रहा था तो फिर एनकाउंटर पर बवाल क्यों? और अगर एनकाउंटर सही है तो फिर पुलिस अधिकारियों पर FIR क्यों? सवाल ये है कि भारत पर मसीहा बनाम अपराधी वाला ये तर्क युद्ध कहां जाकर रुकेगा? अब देखिए, आपको बताऊं कि महापंचायत हुई, पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है। क्या मांग थी महापंचायत में लोगों की, जरा वो देखिए भरत के लिए। यह महापंचायत हो रही थी बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर। महापंचायत भरत तिवारी के पैतृक गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। महापंचायत में करीब 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान था। महापंचायत में करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण महासभा, हिंदू जागरण मंच सहित सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। महापंचायत के दौरान बिहार सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 7 दिन के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उनके गांव के लोगों ने सवाल किए कि पुलिस की कार्रवाई पर परिवार और गांव वालों ने जांच की मांग की है। पिछले 6 दिनों से इसको लेकर परिवार विरोध कर रहा है। परिवार के मुताबिक केवल FIR दर्ज होने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। लोगों की मांग है सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी गांव में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। लोग भरत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पागल नहीं था, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबका निष्कर्ष इसी बात पे आया कि अगर श्राद्ध तक बिहार सरकार जिनके जिनके ऊपर FIR हुआ है अगर गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालती है तो हम इसे बिहार सरकार का लीपापोती ही मानेंगे। अगर श्राद्ध तक सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम लोग सब सही हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया। सबसे बड़ी मांग थी मोबाइल की। मोबाइल में सबूत था, अब तो सबूत मिलने से रहा, लेकिन बहुत सारी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिसके द्वारा दोबारा भी मोबाइल का जो डाटा खत्म किया जाता है उसको दोबारा लाया जा सकता है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि भरत तिवारी को मोबाइल को जब्त करके और उनके मोबाइल में क्या क्या ऐसा था उसको दोबारा प्राप्त किया जाए और उसे जनता के सामने लाया जाए। अब देखिए, वहां पंचायत हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं तो सियासतदान भी पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर महापंचायत के बाद देखिए पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए। भरत तिवारी के परिवार से मिले। और आज पहुंचे पीके, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, देखिए इससे पहले खेसारी और पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। एक सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। फिक्र रहिए, आप समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ। पवन और खेसारी के साथ साथ देखिए आज कौन पहुंचा था। ये पवन सिंह की पत्नी है। पप्पू और खेसारी पहुंचे, आज पवन सिंह की पत्नी पहुंची। अब देख, बात तो साफ है कि इस पर जमकर सियासत हो रही है। सियासत हो रही है तो क्या एक्शन भी इसी वजह से हो रहा है, यह भी सवाल है। लेकिन इसमें अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं एनकाउंटर पर जातिगत बयानबाजी तेज है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बवाल हो गया। जीतन राम मांझी ने एनकाउंटर को सही बता दिया। मांझी ने कहा एनकाउंटर ठीक हुआ है, साथ ही केस में दलित और मुसलमान का एंगल डाल दिया।
दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमानों का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया। घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पप्पू यादव कह रहे हैं अभी बिहार में कानून से ऊपर होकर काम किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है किस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। पप्पू यादव ने एसटीएफ को भेजकर गोली मरवाने का आरोप लगाया है। भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने महापंचायत में परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीके ने इसके बाद सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोला। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, उनके विभाग की जांच हो। गृह विभाग की भूमिका की जांच से ही सच सामने आएगा। पवन सिंह ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। भरत को समाज के लिए संघर्ष करने वाला संवेदनशील व्यक्ति बताया। वो गरीबों, असहायों, दलितों की आवाज उठाते रहते थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस महापंचायत के बाद सियासतदान। जिस कहता है उसका परिवार के विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। मुख्यमंत्री के कहने पर ये हुआ, ये सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्य में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पहले भी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई, अब प्राथमिकी दर्ज हुआ है। एसडीपीओ का वहां से स्थानांतरण हुआ है। सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने यह तय कर दिया है कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता सामने उजागर होती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। एनकाउंटर का सच ये है कि वो सच का एनकाउंटर करता है। कोई अगर अपराधी भी हो घोषित, जिस पर कई धाराएं हों, कानून आपको उसके एनकाउंटर की इजाजत नहीं देता। तो ये तो मामला हत्या का बनता है। भरत तिवारी को जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। वीर भरत को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया। बहुत देर से हुआ है, लेकिन एफआईआर पहले होना चाहिए। जिन लोगों ने भी भरत तिवारी की हत्या की है, फर्जी एनकाउंटर किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। उस घटना में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को पर कार्रवाई हो चुकी है और इसलिए अब विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सभी की है। अब देखिए, एक तरफ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। यह सवाल हो रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ धर्मगुरु भी भरत तिवारी के साथ आकर खड़े हो गए, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो। दोनों भरत तिवारी के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के घर बिलौटी जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड कोर्ट से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातनी बताया, हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी से मुलाकात को याद किया, यानी बाबा बागेश्वर भरत तिवारी से मिल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित में काम करते थे। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत को निर्दोष बताया था। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर पर सवाल उठे और पुलिस पर एक्शन हुए। देखने वाले दो तस्वीर देख रहे हैं, एक वो जो भरत को मसीहा और फरिश्ता मानते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं भरत के हाथ में पिस्तौल थी और पुलिस पर गोली चला रहा था। सच क्या है ये जांच के बाद साफ होगा, लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है, जिसमें दिख रहा है कि गोली चल रही है और सामने पुलिस की वैन खड़ी है, पुलिस की जीप खड़ी है।
कवाड़ी क्या बंद किया रहा तू? सब खोल, खोला दे बाहर, खोल, दिखाते हैं, खोल कवाड़ी। हाँ बोल, पागल। दावा है कि भरत ने ही फेसबुक लाइव किया, उस वक्त ये वीडियो बनाया और फायर कर रहे हैं, वो फायर दिख भी रहा है। हाँ? पागल है रे, पागल है रे, खोलना कवड़िया, खोल, क्या बन गया रे? तो अगर वो मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया ना, देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं? फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया, हथियार इनको दे दिया गया। तो यह सच है कि भरत के हाथ में पिस्तौल थी, उसने गोली चलाई, लेकिन यह भी सच है कि भरत ने पुलिस के आगे पिस्तौल फेंक दी, यानी उसने सरेंडर कर दिया। उसके बाद एनकाउंटर हुआ, इसलिए पुलिस सवालों के घेरे में। क्या पुलिस ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया? अब देखिए जरा, सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, सम्राट चौधरी की पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सम्राट चौधरी आज जमुई में थे। सरकार ने और सम्राट चौधरी ने एक्शन लेते हुए 2 पुलिस वालों पर कार्रवाई की है। ये है दोनों पुलिस वाले, एक एसडीपीओ हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं एसएचओ की। 2 पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है, कई पुलिस वालों का सस्पेंशन भी हुआ है और पुलिस वालों पर एफआईआर भी हुई है। आपको बताऊं पुलिस पर क्या एक्शन हुआ है, सवाल यह है, क्योंकि पहले सम्राट चौधरी अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। जनता का दबाव, महापंचायत और सियासत होते देख वो बैकफुट पर आए। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार सरकार ने एक्शन लिया। एनकाउंटर के ठीक 7वें दिन जगदीशपुर के डीएसपी राजेश शर्मा पर गाज गिरी। डीएसपी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। उनकी जगह अब पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया डीएसपी बनाया गया। भरत की मां के आवेदन पर डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मलाकार पर एक्शन हुआ। एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर की गई। महापंचायत से पहले बिहार सरकार ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को पुलिस के बैकफुट पर आने के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। पूरे मामले की न्यायिक जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले की सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दी गई है। साथ ही ब्राह्मण समाज ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुनिए जरा भरत के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी पर हमारा भरोसा नहीं है। अब तो इलेक्शन के मेरा पता चली सम्राट चौधरी के भरत तिवारी का चीज रहे हैं, अब वही भरी पता चली। अभी क्या पता चली? तो दुनिया दी भाई इंसाफ न्याय, पूरा दुनिया हमारा बेटा बा, पूरा बिहार है हमारा बेटा बा। हम अपना बेटा लोग के साथ धोखा नहीं करब। सम्राट चौधरी जैसे धोखा कर हमारा धोखा नहीं कर। इसमें जांच करने का आता कहाँ है? सही तो शीशे की तरह साफ है, सब कुछ मुद्दा सामने है, रिजल्ट भी सामने है सांस। तब तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं और जहां जाना पड़े वहां हम जाएंगे। जिसका दरवाज़ा खटखटाना पड़े हम उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, क्योंकि हम शहीद भरत तिवारी के घर से हैं और उन्हीं का ब्लड हमारे में भी है। समाज सेवा के लिए उनकी जान गई है तो जरूर आएंगे। सब भारत के लिए कुछ भी कर सकता है, लोग पब्लिक हो जो भी हो, न्याय जरूर मिलेगा, इतना विश्वास है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भरत के साथ आखिर हजारों लोग आकर क्यों खड़ा हो रहे हैं। क्या कर रहे थे भरत तिवारी ऐसा, तो क्यों भरत को मसीहा माना जाता है? उसमें से एक तस्वीर देखिए। यह जवनिया गांव की तस्वीर है और बताया जाता है जब गांव में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, तो भरत वो शख्स थे जो गांव वालों के साथ खड़े थे। भरत वो शख्स थे जो विस्थापितों के साथ खड़े थे और इस गांव में गांव वालों के लिए बहुत कुछ भरत ने किया है और कोशिश की है करने की। इसीलिए गांव वाले भरत के साथ आकर खड़े हुए।
भरत जिस वक्त गांव में थे वो देखिए, भरत ने उस गांव में पहुंचकर रिकॉर्डिंग की थी, वीडियो बनाया था, क्यों वो लड़ रहे हैं सुनिए। कि आप इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी, जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो भसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद भसाते रहो हम लोगों क्या से। लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई, आखिर हो सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। घर कैसे बनाएगा लोग? पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इसे समतल बराबर किया जाए, और उसके बाद भी कुछ समस्या है तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है तो उसको आगे चल के बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम है, आप आइए, आपका स्वागत है, और आके देखिए। और उसके बाद भरत को धमकियां भी मिल रही थी, और भरत का कहना है उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी थी। तब ये वीडियो भरत तिवारी ने बनाया है कि उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। पूरे बिहार के सिस्टम का, बिहार के सीएम का क्या हाल है तुम सबका? तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया, कितना आनंदित क्या मैं बताऊं तुम सबको। चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप है जो मुझ पे फेंके जाए, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए पूरे बिहार के सिस्टम का, और बिहार अब देखिए जरा, भरत तिवारी के साथ बहुत से लोग आकर खड़े हो रहे हैं, यानी भरत तिवारी वाकई लोगों के लिए कुछ कर रहे थे, इसलिए लोग उनके साथ खड़े हैं। भरत भूषण तिवारी भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले थे। 26 साल के भरत को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। भरत ने बीए के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वो भ्रष्टाचार, अशिक्षा और जनहित के मुद्दों को लेकर काफी मुखर थे। आरोप है कि सरेंडर करने के बाद उन्हें गोली मारी गई। परिचितों के मुताबिक भरत सीएम योगी की कार्यशैली से प्रभावित थे। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे। भरत तिवारी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, वहां के लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। भरत तिवारी एक सामान्य परिवार से जुड़े थे। उनके पिता बिहार पुलिस में ड्राइवर के पद पर कार्यरत रहे। उनके रिटायर होने के बाद परिवार गांव में ही जीवन व्यतीत कर रहा था। भरत बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखता था। आसपास के इलाकों की समस्याओं पर लगातार नजर रखता था। लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कटाव के कारण विस्थापित हुए लोगों की स्थिति को लेकर कई बार आवाज उठाई थी, और इसीलिए दावा है कि शासन प्रशासन परेशान था। सुनिए जरा गांव वाले क्या कह रहे हैं। एक बच्चा है, क्रांतिकारी था, लेकिन इसको उग्रवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई हो गया, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये हो गया, वो आ गया, जो आता आश्वासन देता है, कार्रवाई अरेस्ट कर दे। अब तक अरेस्ट होना चाहिए। सभी के सभी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही के लिए वो आए हुए हैं कि मेरा कार्यकाल पूरा हो जाए बस, और आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। भरत तिवारी गलत आदमी था नहीं, समाज सेवक था। समाज सेवा के रूप में हमारे आपके तकलीफ में शरीक हो जाता था। तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितना उदासीन हो चुकी है, कि जनता के मांगों पे कोई विचार नहीं है उसके। अब सवाल एनकाउंटर पर हो रहा है। एक सच ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में देश में एनकाउंटर होना एक न्यू नॉर्मल बन गया है, यानी सामान्य बात है। पहले एनकाउंटर होता था तो बड़ा हल्ला हंगामा होता था, अब रोज की बात है, कहीं ना कहीं रोज एनकाउंटर हो गए। अब एनकाउंटर न्यू नॉर्मल बन गया है, तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बवाल हो रहा है। पुलिस को एनकाउंटर की इजाजत कब है? सवाल यह, भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के सवाल है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने एनकाउंटर किया? दरअसल पुलिस को एनकाउंटर का हक कानूनी दायरे में ही मिलता है। मतलब पुलिस अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकती है। जब ये लोग ये लगे कि पुलिस या किसी आम नागरिक की जान को खतरा है, तो भी पुलिस को अपराधी के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। ऐसे वक्त में दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, मौके पर सबूत मिलते हैं। कई बार बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। स्थिति के मुताबिक ही पुलिस के बल प्रयोग को वैध माना जाता है। साथ ही हर एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस मुठभेड़ का दावा करती है,
लेकिन जांच में पता चलता है कि आत्मरक्षा में कार्रवाई नहीं की गई। यानी अगर कई बार व्यक्ति को पहले ही हिरासत में लेकर मार दिया या पुलिस ने बिना हथियार के आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया तो इसे फर्जी एनकाउंटर माना जाता है और यह अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा भी चल सकता है। बड़ा सवाल यह, आज एनकाउंटर पर बवाल है और बहुत से लोग, वो दौर भी है कि जब एनकाउंटर पर जश्न मनाए जाते हैं। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये जो सम्राट चौधरी है किसके बल पर है? जनता के बल पर। तो जनता चाह रही है कि न्याय हो, इसको दबाने का अगर प्रयास किया जाएगा, कोई हत्यारे को बचाने का प्रयास किया जाएगा तो जनता उग्र हो जाएगी। जब जनता उग्र हो जाती है तो किसी के बस में मॉब लिंचिंग का मामला उस समय आ जाए। ये सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अगर ये लीपा पोती करने के लिए इनके दिमाग में चल रहा है तो ये नेपाल बन जाएगा। का इनकाउंटर हुआ है, वो खुद एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से पिस्टल लेके अपना रिकॉर्डिंग और एविडेंस भी बना सकते हैं। और जो इस देश का जो तंत्र है, प्रशासन है, वो इतनी संख्या में जा रही है और उसके पास कोई उपाय नहीं है। काउंटर पे ज़्यादा बहस करने की बात नहीं है कि वो गलत इनकाउंटर है कि सही है, एकदम वो हत्या है। अच्छे पारदर्शी तरीके से इस कांड की जांच हो और भरत तिवारी को न्याय मिले। न्याय तभी होगा जिस लड़ाई के लिए भरत तिवारी लड़ रहे थे वो मांग को पूरी कर दी जाए, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग उसमें शामिल हैं उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। भरत तिवारी के लिए मांग है कि यहाँ शहीद का दर्जा दिया जाए और दोषियों को फांसी की सजा हो। तो भरत तिवारी के इंसाफ की मांग उठ रही है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए फिलहाल कुर्सी पर बैठते ही सबसे बड़े मुश्किलों वाले हालात हैं, क्योंकि एनकाउंटर पर जय जयकार तो मिलती है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एनकाउंटर के पेच में ऐसे फंस जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सिया की साजिश के 2004 कॉल्स, 2000 से ज्यादा सिया ने फोन किए। किसे किए? चेतन को किए। सिया और मंगेतर केतन की तस्वीर आप पहली देख रहे हैं। सिया केतन के ऐसे बहुत सी तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं हत्याकांड के बाद। दूसरी तरफ आप चेतन की तस्वीर देख रहे हैं। चेतन को सिया ने 2000 बार फोन किए थे और अब तस्वीर आई कि रिमांड मिल गई है, रिमांड पर हैं दोनों और पुलिस पूछताछ कर रही है। चेतन और सिया को पुलिस थाने लेकर पहुंची। एनडीटीवी की टीम लोहगढ़ पहुंची, जहां से सिया और चेतन ने केतन को धक्का दिया था। यह आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, यह लोहगढ़ का रास्ता है। यही तस्वीर भी सामने आई थी जब चेतन ऊपर चढ़कर जा रहा था और यही नीचे खाई में फेंका गया। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि आखिर सिया पकड़ी कैसे गई, कैसे पुलिस सिया तक पहुंची और कैसे साजिश खुली। देखिए जरा। केतन की मौत के 4 दिन बाद सिया गोयल उसके घर पहुंची। केतन अग्रवाल के घर में सिया की मुलाकात उसकी बहन से हुई। केतन की बहन ने सिया से अपने भाई के बारे में कुछ सवाल पूछे। सिया ने जो जवाब दिए उसने केतन की बहन को कुछ शक हुआ उस जवाब से। केतन की बहन ने वो बातें पुलिस को बताई। फिर यहां से शुरू हुई पुलिस की सीक्रेट जांच। पुणे पुलिस ने सबसे पहले सिया गोयल के कॉल डिटेल खंगालने शुरू किए। पता यह चला कि एक नंबर पर सिया गोयल बार बार फोन करती है। वो नंबर किसका है? पता चला वो नंबर चेतन चौधरी का था। सिया चेतन के लगातार संपर्क में थी। 1 जनवरी से जून तक दोनों के बीच सोचिए 2004 बार फोन कॉल्स हुए। पिछले 6 महीने में सिया और चेतन ने कुल 238 घंटे बातचीत की। लेकिन वारदात के दिन चेतन के फोन का इंटरनेट घंटों तक बंद रहा। यानी जिस दिन केतन की हत्या हुई उस दिन चेतन का फोन बंद था। चेतन के फोन बंद होने के पीछे वजह थी कि इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद रहा। उस दिन
चेतन के फोन पर कॉल करने वालों से पुलिस ने पूछताछ की। सबने ये बताया कि उस दिन चेतन के कर्मचारियों ने फोन उठाया, तब जाकर पुलिस की जांच आगे बढ़ी। घटना को अंजाम देने से पहले चेतन और सिया एक कैफे में मिले, यानी जब केतन की हत्या हुई उससे पहले चेतन और सिया कैफे में मिले और दोनों ने केतन अग्रवाल को खत्म करने की जगह तय की थी। और इससे खुलासा हुआ चेतन और सिया ने कैसे ये साजिश रची। सुनिए जरा गार्ड क्या कह रहा है लोहगढ़ का। जी, सबसे पहले वो दोनों आदमी आए थे ऊपर, तो वहाँ पे आदमी अभी टिकट निकल रहा था ऑनलाइन, तो उनको बोला सर आप ऊपर जाके आ जाइए, स्कैनर का फोटो ले लीजिए, आगे नेटवर्क मिल जाएगा आपको, रिटर्न में आपको जो से पे हो जाएगा, टिकट भी आपके मोल में आएगा, रिटर्न में हमको दिखा दीजिए। ठीक है। उसके बाद वो आदमी आया है नीचे से, यहाँ पे हमारा गार्ड था, थोड़ा आगे थे वहाँ पे, तो उनको आवाज़ है, कान में हेडफोन था कि सर टिकट ले लो, उनका सुना नहीं है वो। हमें घूमने के लिए ना, हम एक्सरसाइज करने के लिए आए, वो अकेला था। ठीक है। और वो यहाँ से निकल के जा रहा था, बात नहीं कर रहा था? नहीं, बात नहीं करता, आगे जब रुकवाए उसको तब बात किया था, हम एक्सरसाइज कर रहे करके। वो कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। लेकिन जो आरोप हो रहे हैं चेतन के ऊपर अभी सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी तो ऐसा आप फैमिली में आप बताइए। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का, उसमें चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है, चेतन एकदम निर्दोष। तो उसको फंसाया जा रहा है क्या? चेतन को इसमें फंसाया जा रहा है। सिया ने चेतन को बार बार कॉल किया, 238 घंटे उनका कॉल हुआ है, 2000 कॉल से। घर पे जाने के बाद फोन करता रहेगा, अभी अब देखिए, इसके बाद हम सिया के फादर की दुकान में पहुंचे, क्योंकि सिया ड्राई फ्रूट्स का काम करती थी, इसी जरिए चेतन से उसकी मुलाकात हुई। सिया के पिता की दुकान पर ताला लटका हुआ था, लिखा हुआ बीजी गोयल एंड कंपनी, वो बंद थी। उसके बाद चेतन के घर पर पहुंचे। पुणे में ही चेतन रहता है, ये चेतन की सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में चेतन रहता है। अब इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि सिया की जो तस्वीरें सामने आई, वो सवाल उठा रही कि सिया तो बहुत खुश लग रही है। सिया खुश थी या फिर ड्रामा कर रही थी? सिया चेतन से जब पूछा गया कि सिया और तुमने भागकर शादी क्यों नहीं कर ली, इस पर चेतन ने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। सिया गोयल को लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी। अब एक तरफ सिया गोयल को परिवार की बदनामी का डर था और दूसरी ओर वो अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रच रही थी। बदनामी के डर से बचने के लिए उसने चुपचाप केतन के साथ सगाई तो की, फिर अपने मंगेतर को अपने और चेतन के रास्ते से हटाने की तैयारी में जुट गई। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तब तक डूब कर रिश्ते निभाते रही और केतन अग्रवाल के साथ प्यार के जबरदस्त ड्रामे करती रही। सगाई होने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर कई रोमांटिक पोस्ट किए, कई प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल शेयर किए, तो अपने सोशल मीडिया पर कभी डांस और गले मिलने के वीडियो भी डाले। फरवरी में सगाई के बाद सिया ने इंस्टा पर एक केक की तस्वीर शेयर की और लिखा था, मेरे दिल को उसका घर मिले, 1 महीना पूरा हो गया। सिया गोयल ने उस इंस्टा पोस्ट को केतन अग्रवाल को टैग भी किया था। सोशल मीडिया पर सिया और केतन का रिश्ता परफेक्ट लव स्टोरी जैसा था। 19 जून को सिया का बर्थडे था और केतन 1 महीने पहले से जश्न में डूबा था। वो रोज अलग अलग तरीके से अपनी मंगेतर को सरप्राइज दे रहा था। सिया अग्रवाल सोशल मीडिया पर उसके वीडियो पोस्ट करती थी। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट देता दिखा। वो पहले सिया को फूल देता है, इसके बाद कार का सनरूफ खोलता है। सरप्राइज देखकर सिया खुश नजर आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सिया ने पोस्ट में लिखा, उसने पसंद है तुम्हें वाली बात को सीरियसली ले लिया। एक पोस्ट में उसने केतन की तस्वीर को दैट स्माइल लिखकर शेयर किया। केतन की मौत के अगले दिन भी सिया ने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखा। उसने लिखा, केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए, वापस आ जाओ। सोचिए, मौत के बाद भी सिया इस तरह के ड्रामे वाले पोस्ट कर रही थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोचिकित्सक। इस केस में देखा गया कि ये प्री मेडिटेड प्लान मर्डर है। ऐसा नहीं इम्पल्स में, गुस्से में, एकदम आतौश में खून कर दिया। तो अंदर से उसने आपको शून्य भावहीन रखा हुआ है, चेहरे पे भाव अंदर की प्लानिंग के बाहर नहीं आने दे रहे। तो एक तरह के कोल्ड ब्लडेड मैटर जैसे व्यक्ति करते हैं, भावहीन, नो एम्पैथी, नो सिंपैथी, नो इमोशनल, कोई लगाव नहीं। तो वो इतने शातिर तरीके से उस काम कर बैठता है
बाहर दुनिया के लिए अलग मुखौटा पहन के रखता है, अंदर से में कुछ और चल रहा होता है। बहुत ही गंभीर शरारती प्लानिंग चल रही होती है, झंझोड़ देने वाली, जैसे क्राइम इस केस में देखने को मिला। तो उस गिल्ट बोध को कम करने के लिए, आत्मबोध को कम करने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करना एक तरह का अपनी इमोशनली मेंटल पीस को पाने का तरीका कुछ लोगों का होता है। सिया ने चेतन को पाने के लिए मंगेतर केतन की हत्या कर दी। एक तस्वीर, एक खबर बैंगलोर से आई। यहां इस लड़की ने इसके साथ रहने के लिए अपने मां बाप की हत्या कर दी। न सिर्फ मां बाप बल्कि मां, बाप और बहन तीनों की हत्या कर दी। मां, बाप और बहन पहुंचे थे बेटी को समझाने कि इस शख्स के साथ मत रहो लिव इन में, लेकिन वहीं तीनों का मर्डर कर दिया। तस्वीर आपको दिखाऊं उस घर की जहां हत्या की गई। ये वो घर है, इसी घर में लिव इन पार्टनर रहते थे और यहीं बेटी ने अपने पिता, मां और बहन की हत्या कर दी। ये उस घर की तस्वीर देख रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। और सोचिए जरा, पिता की चाकुओं से गोद कर हत्या की थी। पिता किसी तरह उठ कर नीचे पार्किंग तक पहुंचा है और नीचे देखिए पिता की बॉडी पड़ी है। पिता भी जिंदा है, तड़प रहा है। कौन है अभी? कौन है अभी? उनका मतलब बेटी है ना, उसका बेटी का लड़का है। हत्या के बाद देखिए जरा, लड़का और लड़की कत्ल करने के बाद निकल रहे हैं। सीसीटीवी देखिए जरा, ये निकल कर जा रहे हैं दोनों। हत्या के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। आगे वो लड़का जा रहा है, पीछे लड़की जा रही है। अब आइए, बेंगलुरु में ये दिल दहला देने वाली हत्याकांड का सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, बेटी ने क्यों अपने पिता और मां और बहन की हत्या कर दी। बेंगलुरु में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक फ्लैट से एक दंपत्ति, उनकी छोटी बेटी के शव बरामद हुए। इनका नाम सोम सुंदर, मुथुलक्ष्मी और सुप्रिया। चाकुओं से गोद कर इन तीनों की हत्या की गई। शक है कि ट्रिपल मर्डर की साजिश परिवार की बड़ी बेटी ने रची और अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी महिला का नाम श्वेता और उसके पार्टनर का नाम केनेथ था। श्वेता और केनेथ दोनों पिछले 2 महीने से एक फ्लैट में रह रहे थे। सोमवार की शाम श्वेता के मां बाप और छोटी बहन उस फ्लैट में पहुंचे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, जिससे दोनों इस बात से नाराज थे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने तीनों पर कई बार चाकू से हमला किया। वारदात के बाद आरोपी श्वेता और उसका लिव इन पार्टनर फरार हो गए। सुनिए जरा, वहां जो सुरक्षा गार्ड मौजूद था वो क्या कह रहा। उन्होंने बोला कि मेरा बीबी और मेरा बेटी अंदर है, उसको भी बचाओ, मेरे को भी बचाओ, ऐसा बोला। उसके बाद उनको एम्बुलेंस और पुलिस बुला के उनको हॉस्पिटल भेज दिया। ये कितने समय से ये दोनों श्वेता और केनेथ जो थे इधर ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे थे, और क्या उनका यहाँ पर आना जाना सब नॉर्मल था? क्या कुछ सस्पिशन था कि ये लोग कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ लगा आपको? वैसे तो कुछ नहीं लगा। ये रहने के लिए अभी 2 महीने होने को आया है, नया है। लेकिन इन लोग, वो लड़की इधर ही घर में बैठता था, लड़का इधर उधर जाता आता, कभी दोनों आता जाता, ऐसा करता था। रात को भी 10-11 बजे भी ऐसे जाता आता करता था। ये मर्डर होने के बाद कैसा हुआ, वो ऊपर सीढ़ी से ऊपर टेरेस में चले गया। वो टेरेस से दूसरा बिल्डिंग जैन है, उसमें वो दोनों उधर दूसरा बिल्डिंग में जाके उसका बिल्डिंग से सीढ़ी से वो आउटसाइड वो बाहर निकल गया। अब आपको बताऊं एक चौंकाने वाला आंकड़ा। रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौतें होती हैं। देखिए, हिला देने वाले आंकड़े आपके सामने। रिश्तों की वजह से 10% से ज्यादा मौत। साल 2024 में हत्याएं मैं आपको दिखाऊं रिश्तों की वजह से। कुल हत्या हुई 27,049। इसमें हॉरर किलिंग थी, यानी जो झूठे सम्मान के लिए हत्या होती है वो 36, लव अफेयर में 1391 और अवैध संबंध में 1411। इसके अलावा देखिए, ये आत्महत्या के आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग जो सुसाइड करते हैं,
कुल आत्महत्या करने वालों की संख्या गिनिए जरा। 1,70,746 लोग आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? शादी ब्याह की वजह से 8,537 लोगों ने आत्महत्या की 2024 में। लव अफेयर की वजह से 7,854 लोगों ने आत्महत्या कर ली और अवैध संबंध में 854 आत्महत्याएं हुई हैं। यह हिला देने वाला आंकड़ा 2024 का है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात राम मंदिर की। राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि की जांच की भी मांग उठने लगी है और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदर्शन किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुरादाबाद के अलावा देखिए लखनऊ में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के खिलाफ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चढ़ावा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंदिर के नाम पर ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चढ़ावा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट की है। उनका दावा है कि ये काग भुसुंडी चांदी की है। ये देखिए दी गई दान में वो महिला बैठी हैं जिन्होंने काग भुसुंडी दी है, चंपत राय को सौंपी है। उन्होंने इसे गायब होने का दावा किया है। चांदी की बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने इसे ट्वीट किया है। तो सोने चांदी के गायब होने के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप लगाया इससे पहले कि 200 किलो चांदी गायब हो गई है। सिंधी समाज की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि 200 किलो चांदी कहां गई। इस बीच सवाल यह उठे कि आखिर सोना चांदी जाता कहां है। 200 किलो चांदी थोड़ी बहुत नहीं होती, आखिर कहां चली गई। तो आपको बताऊं क्या होता है राम मंदिर में जो चढ़ाया गया सोना चांदी है। राम मंदिर प्रबंधन पर 200 किलो चांदी के हेरफेर का आरोप लगा। सिंधी समाज ने प्रबंधन पर चांदी गायब करने के आरोप लगाए। सिंधी समाज ने कहा 2021 में उन्होंने 200 किलो चांदी दान की। दावा है कि चंपत राय को 1-1 किलो की चांदी की 200 ईंटें सौंपी गईं। आज के हिसाब से इन 200 ईंटों की कीमत 5 करोड़ रुपए। सिंधी समाज का आरोप है ना उन्हें आज तक इसकी रसीद मिली, ना ही उन लोगों ने बताया कि आखिर चांदी का इस्तेमाल हुआ कहां गई ये चांदी। और मंदिर में दानकर्ता के तौर पर समारोह में बुलाया भी नहीं गया। लेकिन अयोध्या में सिर्फ 200 किलो चांदी को लेकर सवाल नहीं है। दावा है कि मंदिर के रिकॉर्ड से करोड़ों रुपए का रिकॉर्ड गायब है। 3500 करोड़ कैश के साथ सोने चांदी का रिकॉर्ड नहीं। नवंबर 2020 में जब निजी फर्म ने मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट किया तो मंदिर की व्यवस्था को पूरी तरह गैर पेशेवर बताया। फर्म ने ट्रस्ट को व्यवस्थित रिकॉर्ड न रखने पर भी चेतावनी दी। जेवर और कीमती धातुओं को लेकर भी फर्म ने सुझाव दिए थे और कहा था मंदिर में स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद मंदिर में सोने चांदी के चढ़ावे के लिए अलग व्यवस्था बनी। दावा है कि सोने चांदी को अलग से संभाल कर रखा जाता है। जेवर और ईंटों का मूल्यांकन भारत सरकार मिंट को सौंप दिया गया। कहा गया मिंट में पिघलाकर आभूषणों का इस्तेमाल किया गया। दान प्रबंधन के लिए ट्रस्ट ने एसबीआई के साथ समझौता भी किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है सिंधी समाज का और उनका जिन्होंने 200 किलो चांदी दान की थी। पूरे सिंधी समाज की तरफ से 1-1 किलो की 200 किलो की चांदी हम लोगों ने ईंटें बनवा करके 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में श्री चंपत राय जी को दिया था राम मंदिर के लिए। उस वक्त हमें रसीद नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहा हम पहले चेक करेंगे और कहाँ लगाएंगे क्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब वो लोग फोन करके हमें पूछते हैं क्योंकि हमने विश्व सिंधी सेवा संगम के माध्यम से पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करके ये सारी 200 किलो चांदी दी है, तो हमें अपनी रसीद तो मिलनी चाहिए। और अगर ये चांदी उसमें यूज नहीं हुई है तो ये बड़ी दुख की बात है कि अगर मंदिर से इस तरह का दान मंदिर के लिए न यूज करके कहीं और यूज कर रहे हैं तो आगे के लिए दान करते वक्त हर डोनर यही सोचेगा कि मुझे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपको बताऊं न सिर्फ अयोध्या बल्कि अब राम जन्मभूमि को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के अलावा
कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी। ये सियासतदानों का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि में भी चढ़ावा और दान आता है, वहां भी चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जांच की मांग की जा रही है। कौन आरोप लगा रहा है? आरोप लगाने वाले डिंपल यादव और अखिलेश यादव। राम मंदिर के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष राम मंदिर के साथ मथुरा में चढ़ावे की जांच की भी मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने जहां भी कॉरिडोर बनाए हैं उसकी जांच होनी जरूरी है। क्या पता राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर में भी चोरी हो रही हो। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। प्रबंधन के अनुसार मंदिर में हर महीने 1 करोड़ का चढ़ावा आता है। चढ़ावा आने के 3 तरीके हैं, दान पात्र, काउंटर रसीद और ऑनलाइन। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर लगभग 20 दान पात्र रखे गए हैं। कृष्ण भक्त इन दान पात्रों में से पैसे के साथ जेवर भी चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ श्रद्धालु मंदिर कार्यालय में दान का रसीद कटवाते हैं। पिछले 2 साल से मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में ऑनलाइन दान भी आ रहा है। बताया गया, सोना चांदी का ऑडिट हर 3 महीने में होता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 7 कैमरों से गिनती की निगरानी होती है। दान पात्रों की चाबियां मंदिर कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती हैं। काउंटिंग के बाद पैसों को सीलबंद बॉक्स में अलग रख दिया जाता है। रजिस्टर में एंट्री होती है, जिसके बाद बैंक कर्मी उसे ले जाता है। यहां तक कि काउंटिंग करने वाले लोग भी बिना जेब के कपड़े पहनते हैं। प्रबंधन का दावा है, पारदर्शी प्रक्रिया है, जांच में कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है डिंपल यादव। जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों ने जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेचते हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहाँ पे भी कॉरिडोर को काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क बहुत परेशान है। पानी के लिए खून बहाएगा पाकिस्तान। अब इस स्तर की बातें पाकिस्तान करने लगा है। दरअसल भारत ने जो डैम है, सिंधु समझौता रद्द करने के बाद बगलियार डैम, जिससे पानी बहता था और पाकिस्तान तक जाता था, वो डैम से पानी छोड़ना बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां शुरू हो गई हैं। अब देखिए जरा पाकिस्तान का गला सूखा कैसे। ये आप देख रहे हैं नक्शा भारत और पाकिस्तान का, और ये जो नीली रेखाएं आप देख रहे हैं, ये है नदियां, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब देखिए झेलम आपको नजर आ रही है, वो कहां क्या, इसे आगे प्ले करिए जरा। झेलम पर देखिए जरा, झेलम एक दिख रही है आपको, दूसरा है बगलिहार बांध, रामबन में बना हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ज्यादा समझ आएगा। बगलिहार रामबन में वहां डैम है, वहां पानी रोक रहे हैं। ऊपर बांदीपोरा में किशन गंगा बांध है और दूसरी तरफ देखिए शाहपुर कंडी बांध पठानकोट पर है। यहां पर बांध बनाकर भारत पानी रोक रहा है। और पानी रोकने से क्यों पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि वो युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाएगा, देखिए जरा। आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान का पानी बंद हुआ, अब उसी पानी के लिए पाकिस्तान खून बहाना चाहता है। तभी शाहबाज के गृह मंत्री जंग की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, रक्षा मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी दी। आर्मी चीफ असीम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए। दावा है कि भारत के खिलाफ नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाक सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात किए, यानी मुनीर सेना भारत में ड्रोन अटैक की फिराक में। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाक ने भारत के खिलाफ बॉर्डर पर सेना बढ़ाई है। अफगान बॉर्डर से सेना की 5 बटालियन को इधर तैनात किया है। महीने की शुरुआत में 4 से 5 हजार सैनिक एलओसी के पास भेजे, जिन्हें रावलकोट, कोटली और भीमर सेक्टर में तैनात किया गया है। इन्हीं जगहों से पाक भारत में आतंक घुसपैठ भी करता रहा है। अब शक यह है कि पाक के लिए, पानी के लिए तड़पता पाक हमले कर पाएगा। धमकी देकर पाक रक्षा मंत्री ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है, क्योंकि वो सिंधु समझौते को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा चुका है, लेकिन आतंकिस्तान को कहीं से राहत नसीब नहीं हुई है। तो पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है, वहां हालात और खराब होने वाले हैं। अब बारी है लाइफ का फंडा की।
पुरानी गलतियों और बीते वक्त के नुकसान को भूलकर आगे बढ़ें, तभी जिंदगी में सुख शांति आ सकती है। संत और एक पत्थर वाले शिष्य की कहानी में लाइफ का यह बड़ा फंडा छिपा है। एक शख्स अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। कभी आर्थिक तंगी, कभी पारिवारिक तनाव, तो कभी रिश्तों की उलझनों से वो अंदर ही अंदर टूटने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब खुशियां कभी नहीं आएंगी। परेशान होकर वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, जिंदगी में खुश रहने का कोई राज है तो बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, राज तो है, लेकिन उसे समझने के लिए जंगल चलना होगा। वो संत के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। संत ने रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर उठाया और उसे देकर कहा, इसे उठाकर मेरे साथ चलते रहो। शख्स ने बिना सवाल किए पत्थर उठा लिया और चलने लगा। कुछ ही दूरी पर उसका हाथ दर्द करने लगा, कंधे भारी हो गए, लेकिन वो संत के साथ चलता रहा क्योंकि वो हमेशा सुखी रहने का उपाय चाहता था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो बोला, गुरुदेव, मैं अब ये पत्थर और नहीं उठा सकता, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। संत रुके और बोले, ठीक है, इसे यहीं रख दो और बताओ अब कैसा लग रहा है। शख्स ने कहा, अब बहुत राहत महसूस हुई, दर्द कम हो गया है और शरीर हल्का लग रहा है। संत ने कहा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिस तरह यह पत्थर तुम्हारे लिए बोझ बन गया था, उसी तरह तुम्हारे दुख, पछतावा और नकारात्मक विचार मन पर बोझ हैं। जब तक इन्हें ढोते रहोगे तुम खुश नहीं रह सकते। इस कहानी के जरिए संत ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अक्सर हम उन बातों को ढोते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। जरूरी है कि हम ये समझें क्या बदल सकता है और क्या नहीं, और जो नहीं बदल सकता उस पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।